मैं आज आपको याद दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि देश की जनता के बीच शायद ये आंकड़ा आना चाहिए कि जब 2014 में लोगों की जो आम जन की आय है, जो एवरेज इनकम जिसको कहते हैं, वो देश की 28,000 रुपए प्रति व्यक्ति होती थी, 88,000 रुपीज। आज की तारीख में वो आय 1.9 लाख रुपए, यानी ठीक दुगनी हुई है इतने 8 साल के बीच में, 7 साल के बीच में। और पूर्वोत्तर जो कि हर किस्म की वहां विषमताएं थी, हर किस्म की वहां परेशानियां थी, और उन विषमताओं के रहते हुए वहां पर बहुत किस्म के कलेश भी थे। तो उनको ठीक करना है तो कहीं ना कहीं वहां के क्षेत्र को सुधारना आवश्यक था। तो नॉर्थ ईस्ट का, पूर्वोत्तर के, भारत के पूर्वोत्तर का बजट जो है वो केवल 2000 करोड़ होता था। आज की तारीख में वो बजट 24,900 करोड़ है, 800 करोड़ है, 24,800 करोड़ है, जिसका आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी गुना जो है वो 10 गुना वो बजट बढ़ा है इस दौरान। और मेरा ये मानना है कि कोई भी सही काम करने के लिए या सही काम की शुरुआत करने के लिए सही नियत जरूरी है। नियत के बाद एक्शन आता है, मगर सबसे पहले किसी भी काम की करने से पहले एक नियत, एक विचार वो आवश्यक है। और वो नियत और विचार हमारी सरकार ने लगातार करके भी दिखाया, और वो सही नियत और सही विचार को आगे लेकर बढ़ने का काम किया। इसलिए हम इतने कम समय में ये सब प्राप्त कर पा रहे हैं। मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि फ्रेजाइल 5 यानी वो 5 देश जिनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल हिलजुल कर रही थी, वो भारत की स्थिति 2014 में, जब भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की कगार पर थी। आज की समय में चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा की लड़ाई रहती है, मगर पहले टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में ये भारत की अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है। ये काम किया है। अगर कोई कहता है कि आपने क्या किया, भाई फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 में लाके खड़ा कर दिया, आपको लगता है कोई काम ही नहीं किया। और आंकड़ों के आधार पर अगर मैं आपको बताऊं तो आपको सुनकर खुशी होगी कि हमारा जो टोटल बजट है 2013-14 का, वो मात्र 16 लाख करोड़ का था। आज लगता है कि वो छोटी चवन्नी जैसी रकम लगती है, 16 लाख करोड़ रुपया, क्योंकि आज देश का बजट 45 लाख करोड़ का है। तो ये किया है पिछले 7-8 साल के अंदर। जब ग्लोबल हेडविंड्स, यानी दुनिया आजकल तो इकोनॉमी आप सब जानते हैं कि एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो कहां किस देश में क्या हो रहा है उसका सीधा का सीधा इम्प्लीकेशन भारत पे भी होता है। तो अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ हुई तो उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी होता है। उससे भी सिक्योर करना भारत की अर्थव्यवस्था को एक हमारी जरूरत और आवश्यकता बन जाती है। और ऐसी जरूरत और उसको अहमियत देते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पहली बार 2 अंकों में इन्वेस्टमेंट हुई है, और सीधे सीधे 7.5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। और अगर उसमें प्राइवेट सेक्टर इक्विटी जिसको आमंत्रित किया गया या बाकी चीजें उसको भी हम गिन लें तो वो 13 लाख करोड़ से ऊपर है, 13.78 के आसपास का आंकड़ा आता है। अब आप कहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने पैसा डाला तो क्या हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो पैसा डला, आप ये समझ लीजिए कि वो पैसा, अगर सड़क बनती है, एयरपोर्ट बनते हैं, पोर्ट्स बनते हैं, बाकी अन्य ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी होती है, इंटरनेट की उपलब्धता पहुंचती है, पुल बनते हैं, उसका लाभ सिर्फ एक बजट के लिए नहीं है या 2-4-5 साल के लिए नहीं है, उसका लाभ आने वाली कई पीढ़ियों तक मिलने वाला है। और उसकी वजह से अर्थव्यवस्था देश की और मजबूत होने वाली है, क्योंकि गांव देहात किसान को सीधी मार्केट की एक्सेसिबिलिटी मिलती है, बच्चों को स्कूल जाने में, कॉलेज जाने में आसानी होती है, लोगों को उस शहर गांव तक पहुंचने में आसानी होती है, डॉक्टर के आने जाने की व्यवस्था ठीक होती है, अधिक बच्चे डॉक्टर बन पाए उसकी व्यवस्था होती है। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जो खर्चा है उसमें न केवल रोजगार सृजन होता है, बल्कि उसकी वजह से बहुत सारे क्षेत्र में डेवलपमेंटल एक्टिविटी बढ़ती है, पहले उनको बनाने के लिए और फिर उन सब व्यवस्थाओं को चलाने के लिए।
तो जो इस बार टोटल जो है एक्चुअल जो है वो 13.78 है, पर सरकार की तरफ से 10 लाख करोड़ का इसमें प्रावधान किया गया है। साथ ही राज्य भी, क्योंकि देश का कोई भी हिस्सा कमजोर रह जाएगा तो वो हमारी अर्थव्यवस्था को इम्पैक्ट करेगा। तो जब राज्यों की अर्थव्यवस्था की बात आती है तो राज्यों को 50 साल तक बिना इंटरेस्ट के लोन देने की व्यवस्था भी केंद्र ने आयोजित की है, जो कि हर राज्य अपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। और जो केंद्र, जैसे मान लीजिए जो हाईवेज है वो केंद्र सरकार ने बना दिए, तो जो आर्टीरियल रोड है, कॉलोनी की रोड है, बाकी चीजें हैं, वो तो राज्य सरकार का भी काम है ना। तो राज्य सरकार भी उनको पूरा कर पाए, इसलिए 50 साल तक के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन उनको भी दिया गया है कि बिना किसी खर्चे के वो लोन उनको प्राप्त हो जाए। आपको अच्छा लगेगा सुन के कि भारत के अंदर ईपीएफओ का डाटा जो है वो उसके मुताबिक अभी पुराने समय से दुगना हुआ है। 27 करोड़ लोग आपके फॉर्मल इकोनॉमी में जुड़े हैं और साथ ही 44% के आसपास जो दुनिया भर की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, 40% से ऊपर, वो भारत में हो रही है। यानी अगर यूपीआई आदि का इतना अधिक प्रयोग हो रहा है तो यानी आप सब लोग, हम सब लोग क्रेडिट कार्ड, ये सब चीजें, ई ट्रांसफर्स ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, और उतने लोग जो अभी तक स्वरोजगार में थे या बाकी जगह, अगर वो ईपीएफओ के डाटा में उनके नाम आ गए तो यानी इतनी फॉर्मल रोजगार भी लोगों के बढ़े हैं। मैं अधिक नहीं बोलते हुए इस विषय पर ये जरूर बताना चाहूंगी कि जो अब तक का विचार था, सही नियत की मैंने बात की, तो अब तक का विचार था कि भारत के जो मार्जिनलाइज्ड वर्ग है, जो लोग इधर उधर दरकिनार बैठे हैं, उनको अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाए। उनको जोड़ने के लिए सबसे पहले जैम शुरू किया गया, यानी जितने आपके तकरीबन 49 करोड़ खाते खोले गए, तो जो बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का काम था, भारत के वो लोग जिनके पास बैंक का खाता नहीं था, उनको जोड़ने से ये लाभ हुआ कि अगर उनको सरकारी तौर पर लोन चाहिए तो वो सरकारी सिस्टम के साथ जुड़कर लोन प्राप्त कर सकते हैं। उनके पास छोटी छोटी रकम घर में पड़ी है, किसी महिला ने अपने तकिए के नीचे पैसा छुपाया हुआ है, पति से बचाकर आटे की बोरी में डाला हुआ है, तो वो हिस्सा बैंक की व्यवस्था का हिस्सा बने, ताकि जितना पैसा बैंक में आएगा उतना ही ऋण आपको उपलब्ध भी हो पाएगा। और बच्चे की शादी है, बच्चे की पढ़ाई है, मेडिकल का एग्जाम है, तो वो महिला अपने उस अकाउंट के ऊपर सरकार से लोन भी ले सकती है। तो जो जनधन, आधार और मोबाइल, इसके जो लाभ हुए हैं वो फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी को हुए, और वो आपका 2015 से 2014-15 से वो काम शुरू हुआ। 4 महीने के भीतर ये बैंक के खाते खोले गए थे। मैं दोबारा आपको याद दिलाना चाहती हूँ।